हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं, जो आप लोग ध्यान देंगे, विद्युत परिपथ। जो आप लोग देखेंगे कि पीछे वाली वीडियो में हम लोग विद्युत धारा और उसके बाद विभवांतर और इसके बाद उसका जितने भी पॉइंट थे सारे को हम लोग कवर किया, ठीक ना। अगर उस वाली वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे और डायरेक्ट उस वीडियो को आप देख सकेंगे। तो चलिए, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 10 विज्ञान, जो विद्युत वाला चैप्टर है, जो हिंदी मीडियम से आपको बताऊंगा। जो फर्स्ट वाली वीडियो तो आप देख लिए हैं, लेकिन आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो आप लोग सेकंड भाग को देखेंगे। सेकंड भाग में हम बात करने वाले हैं, जो आप लोग देखेंगे कि विद्युत परिपथ क्या होता है, ठीक ना। बात करें विद्युत परिपथ के बारे में, तो विद्युत आप जान ही चुके हैं कि विद्युत क्या है। तो आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। जो आवेश बहते हैं, इलेक्ट्रॉन बहते हैं। आवेश का मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन हुआ। चार्ज के साथ साथ द्रव्यमान के साथ साथ खोजकर्ता का नाम भी आपको बता दिया। आज हम देखेंगे कि विद्युत परिपथ क्या होता है। पथ का मतलब क्या होता है? रास्ता। पथ का मतलब क्या होता है दोस्तों? तो पथ का मतलब होता है रास्ता। आप बहुत ध्यान तरीके से इसको देखिएगा, कुछ भी कठिन नहीं होने वाला है। तो विद्युत का रास्ता देखेंगे कि विद्युत कैसे चलता है, इसका मार्ग कैसा होता है, क्या क्या इसके मार्ग में लगे होते हैं, कौन कौन इसके मार्ग में पैरदारी करते हैं, कौन बताते हैं कि कितना विद्युत बह रहा है, कौन विद्युत धारा को रोकता है कि अब आप रुक जाइए, कौन कहता है कि आप चलने लगिए। जैसे कि मनुष्य है, आप लोग ध्यान देंगे, मनुष्य जब रास्ते पर चलता है, कोई भी मनुष्य हो गया, तो आप लोग ट्रैफिक को देखते होंगे, ठीक ना। ट्रैफिक बताती है, पीली बत्ती है, हरी बत्ती है, लाल बत्ती है, नीली बत्ती है, सारी बत्तियां होती हैं जो बताएंगे कि आगे से आपको लेफ्ट मुड़ना है, राइट मुड़ना है। तो आप कैसे जान पाते हैं? सारे सिग्नल बताए जाते हैं ना। उसी तरह जो आप देखेंगे कि विद्युत, तो विद्युत परिपथ क्या होता है, विद्युत का रास्ता क्या होता है, इसमें आप लोगों को देखिएगा, ठीक ना। विद्युत परिपथ को बताने के लिए सबसे पहले आपको क्या भाग की जरूरत होती है? तो सबसे पहले विद्युत स्रोत, ठीक है। विद्युत स्रोत, ध्यान दीजिएगा, मैं लिख रहा हूँ। सबसे पहले आपको आवश्यकता होगी किस चीज़ की? तो विद्युत स्रोत की आवश्यकता होगी। विद्युत स्रोत मतलब कि विद्युत कहाँ से मिलेगा। तो विद्युत स्रोत आपको दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जो आप पढ़े भी होंगे, आप ध्यान भी दिए होंगे कि विद्युत स्रोत में सबसे पहला स्रोत होता है, एक होता है आपका बैटरी। ध्यान दीजिए, एक होता है बैटरी और या तो होता है कि आपका सेल। क्या होता है? सेल होता है। ये भी बात को आप ध्यान देंगे, बहुत अच्छी तरीके से ध्यान दीजिए। विद्युत सेल को कैसे कहते हैं और बैटरी को क्या कैसे दर्शाया जाता है? सिंबल आप देखेंगे तो आप क्लियर कर पाएंगे कि सिंबल क्या होता है बैटरी और सेल का, ठीक ना। तो इसको आप लोग देखिएगा, जब सेल होंगे और बैटरी होगी, देखिए कई सेल मिलकर क्या बनाते हैं? बैटरी बनाते हैं। कई सेलें जब मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? बैटरी बनाते हैं। सेल का जब आप सिंबल देखेंगे तो सेल का सिंबल आपको ऐसे बनाया जाएगा, यहाँ पर देखिएगा, इधर ऐसे, इधर प्लस और इधर क्या हो जाएगा आपका? माइनस हो जाएगा, ठीक ना। ध्यान देंगे, जो सेल होगा, सेल में सिंबल जो बनेगा ऐसे बनेगा। और बैटरी का सिंबल हम बात करें तो बैटरी का सिंबल आपका ऐसे बनेगा। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आपका ऐसे बनेगा, ठीक ना। ये भी बात को आप ध्यान देंगे, इधर माइनस होगा और इधर क्या होगा? प्लस होगा। ये चीज़ बनेगी आपकी, क्या बनेगी? ये चीज़ आपकी बनेगी बैटरी। ध्यान दीजिएगा, क्या बनेगी? बैटरी। बैटरी का सिंबल और ये रहा आपका सेल का सिंबल। तो देखेंगे बैटरी क्या होती है, तो कई सेलों को मिलाकर बैटरी को, ध्यान देंगे, कई सेल मिलेंगे, एक सेल, दो सेल और तीन सेल, मतलब कई सेल का जो संयोजन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं हम लोग बैटरी। जो आप लोग देखेंगे ध्यान से, इसी को क्या बोलते हैं? बैटरी बोलते हैं। यहाँ पर देखिएगा, कई सेल मिल जाते हैं तो कई सेल मिलकर क्या बनाते हैं? तो कई सेल मिलकर आपका बैटरी बनाते हैं। ये भी बात को आप ध्यान देंगे, ठीक ना। तो इतनी चीज़ को आप लोग देखते रहेंगे कि विद्युत सेल क्या होते हैं और बैटरियाँ क्या होती है। तो विद्युत सेल में आप लोग ध्यान दीजिएगा, कई सेल मिलेंगे तो आपका बनाएंगे, इस बात को देखेंगे कि यहाँ पे कई सेल मिलकर क्या बना रही हैं? बैटरियाँ बना रही हैं, ठीक ना। और सेल का आप लोग सिंबल देख लिए, सेल का सिंबल ऐसे बनेगा। और सेल क्या होते हैं? तो सेल का जो कार्य आप देखिएगा, सेल के बारे में बात करें कि सेल क्या होते हैं, तो सेल जो होते हैं रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के कार्य आते हैं। जो रासायनिक ऊर्जा को कन्वर्जित करता है किसमें? तो विद्युत ऊर्जा में। ध्यान दीजिए, लिख भी दे रहा हूँ यहाँ पे, रासायनिक ऊर्जा को, यहाँ पर देखिएगा, रासायनिक ऊर्जा को कन्वर्ट करता है किस ऊर्जा में? तो विद्युत ऊर्जा में। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है तो कौन करता है? तो सेल करता है। कौन करता है दोस्तों? सेल करता है। जो सेल होता है वो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का कार्य करता है। आप बैटरी का भी सिंबल देखें, सेल का भी सिंबल देखें, ठीक ना। तो सबसे पहले आप लोगों को परिपथ बनाने में इस चीज़ की आवश्यकता होगी। सबसे पहले मैं सेल को ले रहा हूँ, ठीक ना। यहाँ पर देखिएगा, मैं एक सेल को ले रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे मैंने एक सेल ले लिया, प्लस सिरा और इधर माइनस सिरा, ठीक ना। इसके बाद ध्यान दीजिएगा, इसके बाद मैं इसको ऊपर ले जा रहा हूँ, ठीक ना। यह क्या चीज़ है, इसको आप ध्यान देंगे तो ये आप देखिए, यहाँ पर मैं इसको लिख दे रहा हूँ, इसको मैं सेल लिख रहा हूँ। और ये जो पॉइंट है इसको क्या मैं लिख रहा हूँ? तार लिख रहा हूँ। ये क्या है? वायर है, तार है,
ठीक है। इसको मैं ऊपर बढ़ा रहा हूँ दोस्तों। इसको ऊपर बढ़ाने के बाद यहाँ पर लेकर जाता हूँ। सबसे पहले आपको यहीं पे मैं लगा दूँ क्या, एमीटर। एमीटर क्या प्रयोग, क्या नापने जो कार्य आता है, तो एमीटर के द्वारा विद्युत धारा को मापते हैं। एमीटर के द्वारा किस चीज़ को मापते हैं, तो एमीटर के द्वारा विद्युत धारा को मापते हैं। और एमीटर को लगाते हैं परिपथ के श्रेणी क्रम में। किस क्रम में लगाते हैं, तो ये चीज़ है आपका क्या है, तो एमीटर है। यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ, ये क्या है, एमीटर है। और इसको लगाते हैं किस क्रम में, तो इसको लगाते हैं हम लोग श्रेणी क्रम में। ये भी बात को आप ध्यान देंगे, आपको मालूम चल जाएगा श्रेणी क्रम क्या होते हैं, समांतर क्रम क्या होते हैं। सारी पॉइंट को आप बस देखते चलिए, आगे देखेंगे। आगे मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ। आगे बढ़ाने के बाद यहाँ पर इसी को मैं ले चलूँ। यहाँ पे मैं आप लोगों को लगा दूँ यहाँ पे प्रतिरोध। यहाँ पर मैं एक प्रतिरोध लगा दिया। और प्रतिरोध को नापने के लिए, यहाँ पे विभवांतर को नापने के लिए हम वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं। और यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा देंगे, जो आप लोग यहाँ पर देखेंगे, ठीक ना। साथ में और भी आगे इसको मैं वायर को आगे बढ़ा रहा हूँ। और आगे बढ़ाने के बाद यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर मैं कोई प्रकाशिक स्रोत या जो परिपथ बनाऊंगा, इस परिपथ में धारा खपत करने के लिए कुछ चीज़ तो लगाना ही पड़ेगा। तो धारा खपत करने के लिए मैं यहाँ पे आपको लगा दिया क्या, बल्ब, ठीक ना। यहाँ पे मैं लगा दिया क्या, बल्ब लगा दिया, ठीक ना। यहाँ पर देखिएगा ये क्या लग गया, तो यहाँ पर देखिएगा मैं लिखता भी चलूँ। यहाँ पे बल्ब लगा दिया। यहाँ पे आप लोग वोल्ट मीटर लगाएंगे। वोल्ट मीटर किस क्रम में लगाते हैं दोस्तों, पूछता है। वोल्ट मीटर को हम लोग समांतर क्रम में संयोजित करते हैं, समांतर क्रम में संयोजित करते हैं। आगे देखिएगा, आगे यहाँ पर यहीं पर आप लोग एक पॉइंट और लगा सकते हैं, जो आप लोगों का नाम है क्या, कुंजी। कुंजी क्या नाम है, कुंजी, जिसको आप लोग आमतौर भाषा पर स्विच बोलते हो। क्या बोलते हो दोस्तों, स्विच बोलते हैं। कुंजी कई प्रकार की होती है, कुंजी दो प्रकार की होती है। एक होती है बंद कुंजी और एक होती है खुली कुंजी। एक होती है बंद कुंजी और दूसरी होती है दोस्तों खुली कुंजी। खुली कुंजी, बंद कुंजी का सिंबल ऐसे होता है, ऐसे होता है। और खुली कुंजी का सिंबल आप लोग देखिएगा दोस्तों, ऐसे होता है। ये भी बात को आप ध्यान दीजिए, सिंबल इंपॉर्टेंट है, ठीक ना कि परिपथ। सिंबल जानते रहेंगे तो परिपथ में जोड़कर आप बना लेंगे, ठीक ना। यहाँ पर देखिए एमीटर को दोस्तों आप लोग ऐसे दर्शाएंगे, जहाँ भी एमीटर बनाएंगे। वोल्ट मीटर को दोस्तों आप लोग ऐसे दर्शाएंगे, ठीक ना, इधर प्लस और इधर माइनस रहेगा। कुंजी को आप लोग देख ही लिए, ठीक ना। यहाँ पे आप लोग देखिएगा, इसको आप लोग सेल को ऐसे आप लोग दर्शाएंगे, इधर प्लस इधर माइनस रहेगा, ठीक ना। इतने बात को ध्यान देंगे। प्रतिरोध को ऐसे दर्शाएंगे आप लोग, ठीक ना, प्रतिरोध को उस तरह दर्शाएंगे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आगे मैं इसको ऐसे ले जाकर और इसको यहाँ पे मैं इसको मिला दूंगा। और ये बनकर जो तैयार हुआ, आपका क्या तैयार हुआ, तो यह विद्युत आपका परिपथ तैयार हुआ। क्या हुआ दोस्तों तैयार, तो विद्युत परिपथ। अभी देखिए पूर्ण रूप से तैयार नहीं हुआ, इसमें क्या क्या चीज़ें बाकी रह गई। आपको मैं जब पहले पढ़ा रहा था विद्युत धारा, तो वहीं पे दोस्तों मैं आपको बताया हूँ कि विद्युत धारा परिपथ में सिरा भी दिखाते हैं। बड़ाग्रह क्या होता है, यहाँ पे देख लीजिए। बड़ाग्रह एक सिंबल होता है जो दर्शाता है कि किधर से किधर को विद्युत धारा बह रही है, ठीक ना। तो विद्युत धारा की दिशा आपको बता दी है, बैटरी में हो या सेल में हो दोस्तों। आपको मैं बता दिया हूँ कि विद्युत धारा की दिशा प्लस से माइनस की तरफ होती है, प्लस से माइनस की तरफ होती है। देखिए यहाँ पे प्लस लिखा, तो प्लस को ऐसे दर्शाएंगे, ऐसे दर्शाएंगे। यहाँ पर आप लोग देखिएगा, प्लस से माइनस की तरफ होती है। ये भी बात को आप ध्यान देंगे। तो आप कहेंगे कि अगर आप मेरी पहली वाली वीडियो नहीं देखे हैं तो आप कहेंगे कि विद्युत धारा की दिशा प्लस से माइनस की तरफ होती है, तो क्या इलेक्ट्रॉनों की बहने की दिशा भी वही होती है क्या, तो नो। आपका आंसर होगा नो, क्योंकि आप देखिएगा विद्युत धारा की दिशा प्लस से माइनस की तरफ होती है। लेकिन अगर मान लीजिए कोई वायर है दोस्तों, समझिएगा, यहाँ पे मैं एक वायर बना दिया, कोई तार है, तार में विद्युत धारा इधर से इधर को बह रहा है, तो धारा तो आपको आई तो इधर से इधर को बह रहा है, लेकिन इसके इलेक्ट्रॉनों की दिशा जो होती है धारा की बहने की दिशा के विपरीत होती है। क्या होती है दोस्तों, तो इलेक्ट्रॉनों की बहने की जो दिशा होती है वह विद्युत धारा बहने की दिशा के विपरीत होती है। इस बात को आपको ध्यान देना होगा। आप देख लिए विद्युत परिपथ क्या क्या होते हैं, या विद्युत परिपथ किसे कहते हैं, तो वोल्ट मीटर, एमीटर, और इसके बाद प्रतिरोध और सेल या बैटरी, कुंजी और विद्युत बल्ब से बना संयोजित परिपथ ही विद्युत परिपथ कहलाता है, ठीक ना। इतनी चीजों से बना संयोजित परिपथ ही क्या कहलाता है, विद्युत परिपथ कहलाता है। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखेंगे हम लोग प्रतिरोध के बारे में। प्रतिरोध से पहले चीज है, एक पॉइंट है जिसको हम लोग ओम का नियम कहते हैं। ओम के नियम को सबसे पहले देख ले, इसके बाद देखेंगे हम लोग प्रतिरोध। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग ओम का नियम। ओम का नियम क्या कह रहा है, लिखा है यहाँ पे कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तित रहें तो उसमें बहने वाली धारा उसके विभवांतर के समानुपाती होती है। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तित रहे तो उसमें बहने वाली धारा उसके विभवांतर क्या होती है, समानुपाती होती है। ये बात आप लोग देख भी रहे हैं, ठीक ना। लेकिन यहाँ पर आपको देखना होगा भौतिक अवस्थाएं। सबसे पहले हम दर्ज करेंगे, बात को समझेंगे भौतिक अवस्थाएं क्या होती है। इसको जानने से पहले हमको देखना पड़ेगा चालक के बारे में, ठीक है। जो आप चालक देखे भी होंगे,
चालक में क्या होता है, चालक क्या है, तो चालक में विद्युत धारा का प्रवाह होता है। जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह होगा उनको चालक कहेंगे। जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा दोस्तों उसको हम लोग बोलेंगे अचालक। और ध्यान दीजिएगा, जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह होगा उसको हम चालक बोलेंगे, जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा उसको हम अचालक कहेंगे। और जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह थोड़ा थोड़ा होगा उसको हम सेमी कंडक्टर्स या उसको हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों, तो अर्धचालक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अर्धचालक बोलेंगे। आप लोग सबका एग्जाम्पल जानते ही है, आपके बुक का भी ये पॉइंट है जो पहले पॉइंट में बता चुका हूँ, नहीं देखे हैं तो एक बार देख लीजिए। चालक क्या है, तो चालक में आप लोग देखिएगा एल्युमिनियम हो गया, क्या हो गया, तो एल्युमिनियम हो गया, कापर हो गया, एल्युमिनियम, कापर, चांदी सभी क्या है, तो ये चालक के उदाहरण है। और चालक के बोलेंगे तो रबर हो गया दोस्तों, क्या हो गया, रबर हो गया, प्लास्टिक हो गया, प्लास्टिक हो गया, रबर हो गया, प्लास्टिक हो गया, आपका ये सभी क्या है, तो अचालक है। लकड़ी हो गया, ये सब क्या है, अचालक है। अर्धचालक की बात करेंगे, अर्धचालक का एग्जाम्पल आप में बहुत पूछता है परीक्षा में, मैं देखा हूँ। अंशाल्प में आप लोग देखिएगा, जो अंशाल्प के पॉइंट बनते हैं, अंशाल्प वाले पॉइंट में मैं आपको बता दूं कि जो बहुविकल्पी वाले प्रश्न होते हैं उसमें पूछा है कि अर्धचालक की परिभाषा बताइए, या निम्न में से अर्धचालक कौन है, ऑप्शन दे देता है। सबसे बेस्ट अर्धचालक एंटीमनी, बिस्मथ, सिलिकॉन, जर्मेनियम सब क्या है, तो अर्धचालक के उदाहरण है। इसको भी आप लोग ध्यान देते रहेंगे। और इस पॉइंट को चलिए अब आ जाते हैं हम लोग ओम के नियम पर, ठीक ना। तो यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तित रहे तो उसमें बहने वाली धारा उसके विभवांतर के समानुपाती होती है। उसमें बहने वाली धारा उसके विभवांतर क्या होती है, समानुपाती होती है। यही होता है ओम का नियम। दोस्तों यहाँ पर भी समझना होगा भौतिक अवस्थाएं किसे कहते हैं, तो भौतिक अवस्था ताप हो गया, दाब हो गया, लंबाई हो गई, मोटाई हो गई, सभी क्या है, तो भौतिक अवस्थाएं हैं। यहाँ पर आप लोग देखिएगा, भौतिक अवस्थाएं में ताप हो गया, दाब हो गया, मोटाई हो गई और लंबाई हो गई, ठीक ना। इतनी चीज अपरिवर्तित रहे, मतलब इसमें परिवर्तन न हो, क्या हो, इसमें परिवर्तन न हो, तो उसमें बहने वाली धारा उसके विभवांतर क्या होती है, समानुपाती होती है। भी समानुपाती आई के, ये आप लोग देखिएगा यहाँ पे यही मैटर बनता है। इसी को कहते हैं ओम का नियम, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं, ओम का नियम। इसको या आप करके भी अपान आई बराबर क्या लिख सकते हैं, नियतांक लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं दोस्तों, नियतांक। और इस जगह पे नियतांक का प्रयोग एक है, जिसको नियतांक बराबर हम लोग क्या लिखते हैं, आर, जो एक कांस्टेंट होता है, जो एक मान नियत होती है, ये भी ध्यान दीजिएगा। तब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, अगर भी बराबर लिखूँ तो यहाँ पे आई इंटू आर या भी बराबर आर इंटू आई, ऐसा भी लिख सकते हैं। यही पॉइंट होता है। इसी को बोलते हैं दोस्तों, क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं ओम का नियम। इसी को क्या बोला जाता है, ओम का नियम। मैं देखा हूँ आपके परीक्षा में काफी इंपॉर्टेंट पॉइंटें बनती हैं, जो हर बार लगभग पूछा है, हर सब्जेक्ट हर सेट में पूछा है। अगर 7 पेपर के सेट होते हैं तो किसी ना किसी पेपर में पूछा है। इस दृष्टि से मैं कह सकता हूं कि हर बार आपके पेपर में पूछा है ओम का नियम। साथ में अगर दोस्तों बात किया जाए ओमी, यहाँ पे एक ग्राफ बनता है जो उसको हम लोग ओमी परिपथ कहते हैं, ठीक ना। अगर विभवांतर और यहाँ पे धारा, इस भी क्या है दोस्तों, तो भी आपका विभवांतर है, क्या है, विभवांतर है। और आई क्या है दोस्तों, इसमें आई आपका है धारा, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिएगा, मैं विभवांतर और धारा के बीच इधर एक्स अक्ष और यहाँ पे दोस्तों वाई अक्ष, यहाँ पे मूल बिंदु, ठीक ना। और इनके बीच भी यहाँ पर मैं विभवांतर को इधर माना और आई को इधर माना। आई मतलब क्या है दोस्तों, यहाँ पर मैं लिख दिया धारा है, और विभवांतर भी मतलब क्या है, विभवांतर है, ठीक ना। तो विभवांतर है। अगर मैं विभवांतर को इधर दर्शाऊं, धारा को इधर दर्शाऊं, तो दोस्तों आप विभवांतर और धारा के बीच ग्राफ खींचिएगा तो आप पाएंगे कि एक सीधी रेखा को पाता है। इसको हम लोग बोलते हैं क्या दोस्तों, इसको हम लोग बोलते हैं ओमी परिपथ। क्या बोलते हैं, ओमी परिपथ। तो पूछता है कि विभवांतर और धारा के बीच जब हम ग्राफ खींचते हैं तो यह ग्राफ कैसा होता है, तो आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह ग्राफ एक सीधी रेखा को पाएगा, या एक ग्राफ एक सीधी रेखा को दर्शाएगा। यही होता है ओम का नियम। आपको बता दें, अगर आप और भी अच्छा तरीका से इसके बारे में जानना चाहते हैं तो ओम का नियम आपको 1827 ईस्वी में जर्मन वैज्ञानिक सर जॉर्ज साइमन, ठीक ना, साइमन, ये जर्मन वैज्ञानिक हैं। कहाँ के वैज्ञानिक हैं, तो जर्मन के वैज्ञानिक हैं, जो 1827 में अपनी यह परिकल्पना दिए थे, जिनको हम आज ओम के नियम से जानते हैं, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है।
और ये बार बार परीक्षा में पूछा भी जाता है, ठीक ना। तो चलिए, ये हो गया ओम का नियम। अब हम देखते हैं प्रतिरोध के बारे में। क्या होता है प्रतिरोध? प्रतिरोध क्या होते हैं? प्रतिरोध को इंग्लिश में रेजिस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस, प्रतिरोध। और इसको दर्शाएंगे दोस्तों आर से। कहीं भी आप लोग प्रतिरोध को किस तरीके से दर्शाएंगे? आर से, जो आप पहले भी देख चुके हैं। तो इसको अब देखते हैं कि प्रतिरोध होता क्या है, ठीक ना। प्रतिरोध को बहुत अच्छी तरीके से देखेंगे। प्रतिरोध, प्रति का मतलब होता है बार बार, ठीक ना। यहाँ पर देखिएगा, आपको दोस्तों में यहाँ पे अलग तरीके से बताने का प्रयास करें तो प्रति का मतलब होता है बार बार, ठीक ना। प्रति का मतलब होता है बार बार, ये ध्यान दीजिएगा। और रोध का मतलब होता है रुकावट। रोध का मतलब क्या होता है दोस्तों? तो रोध का मतलब होता है रुकावट, रुकावट, ठीक ना। तो जो बार बार रुकावट हो उसी को हम प्रतिरोध कहते हैं। ये कहाँ पर आप पढ़ रहे हैं? चैप्टर का नाम आपका विद्युत है ना, तो आप समझ ही सकते हैं कि विद्युत धारा के मार्ग में जो बार बार रुकावट आए उसी को क्या बोलते हैं? प्रतिरोध बोलते हैं। सिंपल बात है, इसमें कुछ समझने योग्य बात भी नहीं है कि प्रतिरोध किसे कहते हैं। तो विद्युत धारा के मार्ग में, विद्युत धारा का मार्ग आप लोग देखे ही, परिपथ देखे ही, तो परिपथ में जो परिपथ में विद्युत धारा बहती है तो विद्युत धारा को सुचारू रूप से न बहने दिया जाए, अर्थात विद्युत धारा के मार्ग में जो अवरोध उत्पन्न होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को हम लोग प्रतिरोध बोलते हैं। इसको आर से दर्शाते हैं। इसको किससे दर्शाते हैं? आर से, ठीक ना। अगर सूत्र की बात करेंगे, यहाँ पे देखिएगा, सूत्र की बात करेंगे तो सूत्र इसका आर बराबर भी अपान आई होता है। यहाँ पर देखिएगा आर बराबर भी अपान आई होता है। ये कहाँ से होगा? ओम का नियम आप देखे ही हैं। ओम का नियम भी बराबर आई इंटू आर, तो आर बराबर क्या होगा? आर बराबर भी अपान के आई होगा। आप लोग देखे ही हैं कहाँ से? तो ये लोग आप लोग देखें ओम के नियम से, ओम के नियम से। तो इसका प्रतिरोध आर बराबर भी अपान के आई, जहाँ पर आर बराबर प्रतिरोध है। आर बराबर दोस्तों क्या है? तो आर बराबर आपका प्रतिरोध है, भी बराबर दोस्तों विभवांतर है, विभवांतर है, और आई बराबर क्या है दोस्तों? धारा है। आई बराबर क्या है? तो धारा है, ठीक ना। ये बात को आप ध्यान देंगे। प्रतिरोध का मात्रक के बारे में बात कर ले। अभी आपको बताएंगे, यहाँ पे आपके बुक में दिया है विशिष्ट प्रतिरोध, उसको भी कवर करेंगे। बहुत आसान तरीका से बताऊंगा। आप वीडियो में बने रहे। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर लें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में अपनी परेशानी को भी बताएं, दोस्तों के साथ शेयर भी करें, सब आप आग्रह आपसे रहेगा। आगे देखिएगा, प्रतिरोध के मात्रक के बारे में बात करें। इसकी यूनिट क्या होती है, मात्रक क्या होते हैं, यूनिट क्या होती है दोस्तों। इसको अगर आप देखेंगे तो प्रतिरोध का मात्रक तो आप लोग देखेंगे, जो आप पढ़ते आ रहे होंगे कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। ओम होता है क्योंकि प्रतिरोध के बारे में सर्वप्रथम कोई परिकल्पना करने वाले पहले वैज्ञानिक थे तो सर जॉर्ज साइमन ओम थे, ठीक ना। सर जॉर्ज साइमन ओम थे, और उन्हीं के सम्मान में प्रतिरोध का मात्रक क्या रखा गया दोस्तों? ओम रखा गया, ठीक ना। तो ओम को ध्यान देंगे। ओम को दर्शाने के लिए यहाँ पे हम एक ग्रीक अक्षर है, एक ग्रीक शब्द है जिसको हम लोग बोलते हैं, यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ, एक ग्रीक शब्द है जिसको हम लोग ओमेगा बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं? ओमेगा। इसको क्या बोला जाता है दोस्तों? ओमेगा बोला जाता है। इससे हम दर्शाने का कार्य करते हैं, और जो ओम को इस विधि द्वारा दर्शाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रीक भाषा में ओमेगा, इसको क्या बोलते हैं? ओमेगा बोलते हैं। आप कहेंगे केवल यही इसका मात्रक है? नो, इसका जवाब ऐसा नहीं रहेगा, क्योंकि अगर इसके सूत्र के अनुसार इसका मात्रक निकालने के प्रयास करेंगे दोस्तों तो आप बताइए, विभवांतर का मात्रक मैं आपको बता चुका। विभवांतर का मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। क्या होता है? तो वोल्ट होता है। विभवांतर का मात्रक क्या है? तो वोल्ट है, और बटा है तो प्रति शब्द लग जाएगा। और धारा, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। क्या होता है दोस्तों? तो विद्युत धारा का मात्रक आपका होता है एम्पियर। तो इसका मात्रक पूरा आप लोग देख ही लिए। इसका मात्रक हो जाएगा वोल्ट प्रति एम्पियर, या इसका मात्रक हो जाएगा ओम, या इसका मात्रक आप ओमेगा से भी दर्शा सकते हैं। ये रहा आपका प्रतिरोध। ये क्या रहा आपका? प्रतिरोध। जो विद्युत धारा के मार्ग में लगने वाले अवरोध को प्रतिरोध कहते हैं। नाम यहाँ पर भी आप लोग देखें, प्रति का मतलब होता है दोस्तों बार बार, और रोध का मतलब होता है रुकावट। तो विद्युत धारा के मार्ग में जो बार बार रुकावट उत्पन्न हो उसी को हम लोग प्रतिरोध कहते हैं। अगर और भी बात कर लिया जाए, देखो यार, यहाँ में एक शब्द आपको भूल ही रहे हैं, ठीक ना। प्रतिरोधक को, प्रतिरोध को ऐसे दर्शाते हैं, इसको आर से ऐसे डिनोट कराते हैं। प्रतिरोध का सिंबल जो देखेंगे आप लोग, संकेत जो होता है दोस्तों, यही होता है संकेत इसका। ये भी ध्यान देते चलेंगे, कुछ भी पॉइंट छूटने ना पाए, और जो भी पॉइंट छूट जाएंगे उसके लिए मैं माफ़ी मांगूंगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कैसी आपको वीडियो लग रही है, ठीक ना। इसके बाद
इसके बाद आप लोग देखिएगा, अगर प्रतिरोध को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे विशिष्ट प्रतिरोध को मैं बाद में बताना चाहूँगा, ठीक ना। क्योंकि अगर प्रतिरोध को आप लोग देखेंगे तो प्रतिरोधों का संयोजन, एक बुक में आपकी हेडिंग बनी होगी कि प्रतिरोधों का संयोजन। दोस्तों इसको भी बताते हैं कि प्रतिरोधों का संयोजन कैसे होता है। यहाँ पर देखिएगा प्रतिरोधों का संयोजन, प्रतिरोधों के संयोजन के बारे में बात करें। संयोजन का मतलब दोस्तों आपको समझना पड़ेगा, संयोजन का मतलब होता है क्या, तो संयोजन का मतलब होता है दोस्तों जोड़, ठीक ना। तो प्रतिरोधों का जोड़ आप समझ चुके होंगे कि प्रतिरोध तो ऐसा होते हैं, कैसा होते हैं, तो ऐसा होते हैं। मान लीजिए, अनुभव कीजिए दोस्तों, यहाँ पर एक ऐसा प्रतिरोध, यहाँ पे एक प्रतिरोध और लिया मैंने, यहाँ पे एक प्रतिरोध मैंने और लिया यहाँ पे, ठीक ना। अनुभव कीजिएगा एक प्रतिरोध है, तो दोस्तों ये 3 प्रतिरोध हैं, 3 प्रतिरोध है। तीनों प्रतिरोधों का जोड़ना ही प्रतिरोधों का संयोजन कहलाता है। प्रतिरोधों का आपस में जोड़ना ही क्या कहलाता है, प्रतिरोधों का संयोजन या प्रतिरोधों का जोड़ कहलाता है। अब आपके दिमाग में एक बात उत्पन्न होगी कि प्रतिरोधों का जोड़ कैसे करते हैं या कितने विधियों के द्वारा होता है। तो प्रतिरोधों का संयोजन 2 विधि द्वारा होता है। कितने विधि द्वारा, 2 विधि द्वारा। एक होता है दोस्तों किस भी क्रम में, तो एक होता है श्रेणी क्रम में, और दोस्तों एक होता है किस क्रम में, तो समांतर क्रम में। किस क्रम में, समांतर क्रम में। सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा इसी प्रतिरोध को हम कैसे जोड़ देंगे तो श्रेणी क्रम हो जाएगा, और इसी प्रतिरोध को हम कैसे जोड़ देंगे तो दोस्तों समांतर क्रम हो जाएगा। समांतर क्रम या पाशरों क्रम भी इसको कहते हैं, ये बात को भी आप ध्यान देते चलेंगे। चलिए अब इसके जोड़ के भाव को देखते हैं कैसे जोड़ेंगे। अगर मान लीजिए पहले हम देखते हैं श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम की बात करेंगे दोस्तों, तो श्रेणी क्रम में जैसे कि मैं खड़ा हुआ, कोई और लड़का आया मेरे पीछे खड़ा हो गया, और कोई व्यक्ति आया वो भी मेरे पीछे खड़ा हो गया, तो क्या हो जाएगा, श्रेणी क्रम हो जाएगा। जैसे मान लीजिए ये देखिएगा, इसी को मैं मान लीजिए ये प्रतिरोध कोई है R1 और ये प्रतिरोध है दोस्तों R2 और ये प्रतिरोध है R3। अगर इनको बोला जाए कि आप किस क्रम में संयोजित कीजिए, श्रेणी क्रम में संयोजित कीजिए, तो आप क्या करेंगे, आप फटाक इसको ऐसे करेंगे, इनको ऐसे करके फिर इसके बाद ये R1 रहा, इसको इसकी इस वाले सिरे से डायरेक्ट जोड़ देंगे, ये R2 रहा, और इसको इस वाले सिरे से डायरेक्ट जोड़ देंगे, ये R3 रहा। देखिए जब एक सीधी सीधी लाइनों में जोड़ देंगे दोस्तों, तो ये आपका किस क्रम में हो जाएगा, तो ये आपका जो हो जाएगा श्रेणी क्रम में हो जाएगा। किस क्रम में हो जाएगा दोस्तों, श्रेणी क्रम में हो जाएगा। अब आप कहेंगे, जैसे मान लीजिए अगर इसका R1 बराबर 4 ओम दिया है, प्रतिरोध का मात्रक कितना होता है, ओम होता है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। अगर R1 का दोस्तों मान 4 ओम, R2 का मान 3 ओम और R3 का मान दे दिया जैसे कि मान लीजिए 2 ओम, ठीक ना। तो अगर आपके पूछ दे कि तुल्य प्रतिरोध इसका ज्ञात कीजिए, तो प्रतिरोधों का संयोजन ही तो तुल्य प्रतिरोध कहलाता है। आपको देखना होगा कि पहले 21 क्रम में जुड़ा है, इसको थोड़ा मैं लेट बताऊं। जैसे मान लीजिए आप लोग देख लीजिए, साथ में आप कहेंगे देख लीजिए, इसको तो क्लियर होते चलेगा। श्रेणी क्रम को कैसे जोड़ते हैं, तो श्रेणी क्रम को एक श्रेणी में जोड़ा जाता है। समांतर क्रम को कैसे जोड़ते हैं, तो इसी को ये देखिए 4 ओम 3 ओम 2 ओम है ना। अगर इसको मैं समांतर क्रम में जोड़ने के लिए दोस्तों बोल दूं, तो समांतर क्रम में इसको ऐसे ऐसे करके यहाँ पे ऐसे ऐसे इनको करिए, इनको ऐसे ऐसे इनको करिए, और ध्यान दीजिए अब तीनों को एक पॉइंट पर ऐसे आप लोग जोड़ेंगे, और इनका तुल्य प्रतिरोध अब आपका ऐसे होगा। यहाँ पर लिखेंगे R1, यहाँ पे लिखेंगे R2 और यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों R3। तो इसी प्रतिरोध को देखिए जोड़ने के भाव क्या रहे। इसी को अगर श्रेणी क्रम में जोड़ने के लिए कहा तो दोस्तों इस तरह जोड़े, और इसी को समांतर क्रम में जोड़ने के लिए कहा तो दोस्तों हम लोग इसको इस तरह जोड़े। ये भी बात को आप लोग ध्यान देंगे, ठीक ना। तो देखिए अब आप कहेंगे कि इसके फार्मूला के बारे में बात किया जाए, इसके सूत्र क्या होते हैं, इसके सूत्र को देखा जाए। दोस्तों यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इसके सूत्र को। देखिए श्रेणी क्रम में जहां भी लिखा होगा तो श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों को एक डायरेक्ट व्यवस्था द्वारा जोड़ लिया जाता है, अर्थात श्रेणी क्रम का तुल्य प्रतिरोध R बराबर R1 प्लस के R2 और प्लस के R3 होता है। दोस्तों इसको आप ध्यान देंगे, तो आप सूत्र आप देखें, सूत्र को आप लोग ऐसे याद कर लीजिए। श्रेणी क्रम में जो होते हैं डायरेक्ट जुड़ते हैं और एक दूसरे में आपस में जुड़ते चले जाते हैं। तो आप बताइए R1 का मान कितना दिया, 4 ओम दिया, 4 ओम दिया, प्लस R2 का मान कितना दिया दोस्तों, 3 ओम दिया, और प्लस के R3 का मान दिया 2 ओम। कितना दिया, 2 ओम। देखिए 4 3 7 और 2 कितना हो गया, 9 ओम हो गया। तो इसका तुल्य प्रतिरोध कितना आया दोस्तों, 9 ओम आ गया, 9 ओम आ गया। इसमें आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी, कुछ भी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन आप अनुभव कीजिएगा, यही प्रतिरोधों के संयोजन में समांतर क्रम में देखेंगे दोस्तों, समांतर क्रम में इस तरह जोड़ा गया है। R1 बराबर देखिएगा, R1 बराबर की बात किया जाए कि R1 बराबर क्या है, तो R1 बराबर में यहाँ पर देखिएगा आप लोग 4 ओम
4 ओम, यहाँ पे आप लोग देखेंगे 3 ओम और यहाँ पर देखेंगे 2 ओम, ठीक ना। तो 4 ओम, 2 ओम और 3 ओम और 2 ओम अगर ये आप पास समांतर क्रम में जुड़े हैं, किस क्रम में, तो समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो समांतर क्रम को आप कैसे निकालेंगे, समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोधों का संयोजन का तुल्य प्रतिरोध 1/r इजकल टू 1/r1 और प्लस के 1/r2 और प्लस के 1/r3 होता है, जो इसका आप लोग सूत्र को याद रखेंगे, ठीक ना। तो ये दोस्तों इस समांतर क्रम के लिए रहेगा और ये वाला सूत्र रहेगा जो आपका श्रेणी क्रम के लिए रहेगा। तब आप कैसे इसको जोड़ेंगे, तब आपको जोड़ने के लिए दोस्तों अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पर लिख रहा हूँ, जगह न होने के कारण यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक ना। तब आप क्या करेंगे, यहाँ पर देखिएगा 1/r1 का मान कितना है, 4 ओम है, ठीक ना। 1/r1 का मान क्या है दोस्तों, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/r इजक्वल टू 1/4 और प्लस के 1/r2 का मान क्या है, 3 है, तो 1/3 और प्लस के और r3 का मान देखेंगे 1/2 है, 1/2 है, 1/2। अब आप जानते हैं इसको कैसे जोड़ेंगे, तो इसको भिन्न की प्रक्रिया द्वारा हम लोग जोड़ लेंगे। तो जोड़ने में आइए जोड़ते हैं, जोड़कर आपको बताते हैं। 4, 3 और 2 का आप लोग एलसीएम निकालिएगा और एलसीएम निकालने पर आपको मिलेगा जो संख्या होगी क्या होगी, तो यहाँ पर निकाल कर भी देख सकते हैं कि 4, 3 और 2 का एलसीएम निकालेंगे, 2 से कटेगा, ये 3, 2, 3 और 1 हो जाएगा। फिर इसके बाद 2 से काटेंगे, 3, 1 हो जाएगा, फिर 3 से काटेंगे, 3 दूना के 6, दूना के 12 हो जाएगा, जो इसका एलसीएम कितना होगा दोस्तों, 12 हो जाएगा। अब देखिए इसको आप लोग जानते हैं कैसे करना होता है, इसके हर से इसमें भाग देंगे, 4 3 12, 3 होगा और 3 का ऊपर गुणा करेंगे, ठीक ना। तो 3 1 कम 3 हो जाएगा और प्लस के, अब 3 से इसमें भाग देंगे, 3 चौको 12, 4 आएगा, 4 का ऊपर गुणा करेंगे, 4 1 कम के 4 हो जाएगा और प्लस, अब 2 से 12 में भाग देंगे, 2 6 का 12, 6 आएगा, 6 का ऊपर गुणा करेंगे, 6 हो गया। अब देखिएगा 6 4 10 और 10 3 13, 13/12, 13/12। अब 12 से 13 में भाग देंगे, जितना आएगा उतना ओम हम लिख देंगे, ये भी बात को आप ध्यान देंगे, ठीक ना, ये भी बात को आप ध्यान देंगे। तो प्रतिरोधों का संयोजन आप लोगों ने देखा दोस्तों, समांतर क्रम में कैसे प्रतिरोध जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में कैसे जुड़ते हैं, समांतर क्रम में आप लोग देख लिए। जो आप लोग एक बात और ध्यान दीजिए यहाँ पे, ठीक ना, प्रश्न बनता है कि घरों की वायरिंग किस क्रम में की जाती है, तो जो घरों में वायरिंग होती है उसमें प्रतिरोधों का संयोजन आप लोग देखेंगे, तो घरों की वायरिंग का मतलब आएगा, तो आप तुरंत जाइएगा किसके साथ, तो समांतर क्रम में। किस क्रम में जाएंगे दोस्तों, तो समांतर क्रम में जाइएगा, किसमें, तो घरों की वायरिंग में। घरों की वायरिंग में आप लोग दोस्तों देखिएगा, घरों की वायरिंग जो होती है वो समांतर क्रम में होती है, ये बात को आप लोग ध्यान देंगे, ठीक ना। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे आगे वाला जो पॉइंट रहेगा, उसमें आप लोग देखिएगा उसका नाम है कि विशिष्ट प्रतिरोध क्या होते हैं। तो विशिष्ट प्रतिरोध R बराबर रो इंटू यल अपान ए, ठीक ना। तो इसको भी देखते हैं, यह प्रतिरोध का ही एक भाग है और इसको आप लोग देखेंगे कि विशिष्ट प्रतिरोध क्या होते हैं। अगर इसको आपको मैं यहीं पे बताने का प्रयास करूं कि विशिष्ट प्रतिरोध क्या होते हैं, तो इसको सिंबल देखिएगा, ठीक है। इसका इंपॉर्टेंट कुछ और नहीं है। विशिष्ट प्रतिरोध को आप लोग देखेंगे तो विशिष्ट प्रतिरोध में सबसे इसका जो मेन चीज है, मुख्य भाग है, इसका सूत्र है दोस्तों, R बराबर रो इंटू यल अपान ए होता है। यह कैसे आता है, इसी को हमको कवर करना है, इसी को हमको देखना है। विशिष्ट प्रतिरोध R बराबर रो इंटू यल अपान ए, दोस्तों यही होता है R अनुक्रमानुपात, ठीक ना, R अनुक्रमानुपात यल के, ध्यान दीजिएगा, जितना तार लंबा होगा उतना प्रतिरोध क्या होगा दोस्तों, ज्यादा होगा। आर क्या है, प्रतिरोध है, और यल क्या है, तार की लंबाई है। तो आपको ध्यान देना होगा, कोई भी वायर हो, दुनिया का कोई भी तार हो, जितना लंबा होगा उसमें प्रतिरोध क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। एक पहला समीकरण बनेगा, इक्वेशन नंबर 1 बनेगा, आप लिख लीजिएगा, क्या लिखना होगा, जितना तार लंबा होगा उतना प्रतिरोध ज्यादा होगा। दूसरा का जो आपका बनेगा R अनुक्रमानुपात 1/1 है, ठीक ना। यहाँ पर भी आप लोग इक्वेशन नंबर 2 बनाइएगा। 2 यही होगा कि जितना तार छोटा होगा उतना प्रतिरोध कम होगा, ये भी कर सकते हैं आप। और इसमें ये भी बात कर सकते हैं कि जितना तार मोटा होगा, ठीक ना, यहाँ पर देख लीजिएगा, उतना प्रतिरोध आपका कम होगा, और जितना तार पतला होगा उतना प्रतिरोध क्या होगा, तो ज्यादा होगा। ये भी बात आप ध्यान देंगे। दोनों इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों का आप लोग कंपेरिजन कराइएगा, तुलना कराइएगा। तुलना कराने पर ये पक्ष बराबर है, तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा R अनुक्रमानुपाती यल
इंटू 1/a, ठीक ना। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख नहीं सकते R अनुक्रमानुपाती L/a। और आप बताइए अनुक्रमानुपाती को हटाने के लिए आपको मैं शुरू से ही बता दिया कि एक नियतांक की अर्थात एक कांस्टेंट की आवश्यकता होती है। और नियतांक हम किसको मानते हैं, रो को मानते हैं। रो को ऐसे दर्शाएंगे, जो पी को बनाकर इसके गोल बनाएंगे। और पी देखिएगा, रो और पी में अंतर है, यहाँ पे पी को ऐसे लिखते हैं और रो को आप लोग ऐसे लिखिएगा, ये भी बात को ध्यान देंगे। तो यही सूत्र आपका निकल कर आएगा। रो को जब हम अनुक्रमानुपाती को हटाएंगे तो R बराबर हो जाएगा रो इंटू L/a। दोस्तों तो यही हो जाएगा आपका विशिष्ट प्रतिरोध। इसमें आपको यही बात देखना है, यही बात देखना है। समझने योग्य बात यही है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर मैं पुनः आपको बता दूं, समझने योग्य बात, आपको क्लियर करने योग्य बात यही है कि पूछ देता है कि कोई लंबा तार है, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पे इतना लंबा तार है और एक तार इतना लंबा है, ठीक ना, इतना लंबा है। अब दोनों तार सेम मोटाई है, इसमें कुछ मोटाई में दिक्कत नहीं है। लंबाई इनका भैया देख लो, इनका 5 मीटर है और इनका आप मान लो 2 मीटर है। पूछ देगा कि प्रतिरोध किस में ज्यादा होगा, तो जो लंबा होगा उसमें प्रतिरोध ज्यादा होगा, मतलब उसमें बढ़िया धारा नहीं बहेगी। जो छोटा होगा उसमें बढ़िया धारा बहेगी। प्रतिरोध क्या है, तो धारा के मार्ग में जो अवरोध उत्पन्न होता है उसी को क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं। यही बात आपको ऐसा भी पूछ सकता है कि ये मोटा लंबा तार है, पतला तार है, और अभी आपको दे देगा इतना ही बराबर तार। अगर मान लीजिए इसको भी तार इतना ही बराबर दे दे और ये इतना पूरा मोटा दे दे तार, और ये भी 5 मीटर दे दे, अब पूछ दे कि किसमें प्रतिरोध ज्यादा होगा, तो अभी भी प्रतिरोध यही में ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि बात को मेरे समझने का प्रयास करिए, क्या प्रतिरोध का डिफाइन होता है। अगर देखिएगा, समान लंबाई के तार हों, समान लंबाई के तार हों, अगर तार जो बहुत बड़ा होता है उसकी अपेक्षा जो छोटा तार होता है इसमें प्रतिरोध कम होता है, जो बड़ा तार होता है उसमें प्रतिरोध ज्यादा होता है, ठीक ना। जो मोटा तार होता है उसमें प्रतिरोध कम होता है, जो पतला तार होता है उसमें प्रतिरोध ज्यादा होता है। ये बात आपको समझना होगा, और यही होते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। तो दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी, वीडियो थोड़ा लंबी हुई, वीडियो को आप लोग लाइक करिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए कैसी लगी वीडियो, क्योंकि आपका एक कमेंट हमको अगली वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए क्लास सॉल्यूशन बाय अभिषेक सर।